आइए, राजस्थान में आज जो अपने शुरू करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। और आरएएस या अन्य जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिनकी आप तैयारी करते हो, उनमें इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। यदि मैं आरएएस की बात करूं तो इसमें कम से कम, इस बुक में से कम 35 प्लस क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 35 प्लस। ये इनके इन प्रकरण, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, सीधे लाइन के होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और अकेला आरएएस नहीं है, अन्य सभी प्रकार के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आप आसपास जो भी फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के पेपर देखोगे, इसका योगदान रहता है। तो इसको हम लेकर चलेंगे और इसको ध्यान से आपने करना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर क्या एक आंकड़ों का जाल होता है, उस आंकड़ों के जाल को थोड़ा आपने संभाल के रखना है। वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा कि आपको किस वे से उसको याद रखना है। और अपने कोशिश करेंगे कि हम उसको क्लास में ही थोड़ा याद कर लें, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रोज़ एक नया आंकड़ा आएगा तो हमें दिक्कत आएगी इसके अंदर। लेकिन दिक्कत तब नहीं आएगी यदि हम इसको समय समय पर रिवाइज करते जाएंगे और थोड़ा सा दिमाग में एक की पॉइंट बनाकर, एक थोड़ा सा ड्राफ्ट बनाकर यदि हम इसको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, आप कह सकते हो आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे है ये। जब आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करोगे तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है किस ईयर के लिए है? ये इकोनॉमिक सर्वे आपका जो है ये 2023-24 के लिए है। ये 2023-24, ये 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है। मेरी बात समझ गए होंगे। इसके बाद फरवरी 2025 में नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया है ये हमारे जून जुलाई के आसपास आया है, क्योंकि चुनाव आ गए थे इस कारण से। तो ये जून जुलाई के आसपास आया है। अब ये फरवरी 2025 में नया आएगा, तो आंकड़ों में कोई इतना बदलाव आएगा नहीं। यदि आपने इसको ढंग से कर लिया, इसके सही तरीके से नोट्स बना लिए, तो जो नई आर्थिक समीक्षा आएगी, जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें मूल से जो भी चीज़ें हैं यदि आप खुद ही उसको कर लोगे तो आराम से हो जाएगा आपके, क्योंकि ड्राफ्ट तो आपका बना हुआ होगा कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, और फिर आपने जो बदलाव होगा उसी को देखना है। कोई बहुत ज़्यादा बदलाव हो उसको अलग से नोट कर लो, कोई नई योजना आ गई है तो उसको अलग से नोट कर लीजिए। ऐसे होता है ये, ठीक। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो अध्याय है ये 11 है, ध्यान रखें। 11 अध्यायों को हमने पढ़ना है। 11 अध्याय, 11 चैप्टर है इसके अंदर से। लेकिन ये होती तो इतनी मोटी सी है, लेकिन आप मान के चलना ये इसको शॉर्ट में अपने पढ़ेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कटा के बताऊंगा, मेन सारी पे दे। कई चीज़ें, हर चीज़ पढ़ने वाली नहीं होती है आपके लिए। अब देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, अध्याय फर्स्ट तो बाद की बात है। पहले हमें एक राजस्थान के सामान्य परिचय के रूप में इसको देखना पड़ेगा। सामान्य परिचय, एक इंट्रोडक्शन के रूप में। मैं आज देख रहा था आपकी आर्थिक समीक्षा को, तो उसमें कुछ नई चीज़ें मैंने पढ़ी है। और याद रखना, जो नई बात आ जाए वो क्वेश्चन होता है। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान सामान्य परिचय। राजस्थान सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। अब देखिए,
राजाओं की भूमि के रूप में राजस्थान को जाना जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, राजस्थान को राजाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। चले, अब देखिए इसका जो एरिया है ये 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर ये एरिया है। तीन लाख 42,000 आप जानते हो। यहां एक क्वेश्चन है जो मैंने कई बार देखा है, वो बहुत बार आता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। ये आरएस में भी आया हुआ है, लेकिन आरएस में थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर हो गया था, इस कारण से गड़बड़ी हो गई थी। चलो अब देखिए, जब मैं जिलों के संबंध में यदि मैं आपसे कहूं तो जिलों को संभाग, जो राज्य होता है संभाग होते हैं, जिले होते हैं। आपकी आर्थिक समीक्षा में जो संभाग बताए हैं वो ध्यान रखना, वो 10 बताए हैं। तो यदि आपके ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं, तो आपको 10 करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखा है ये, इसलिए आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। और जो जिले हैं वो इन्होंने 50 बताए हैं, आर्थिक समीक्षा के आधार पर 50 जिले बताए हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में जिले कितने हैं, तो 50 है, ये ऑफिशियल है। वो एक अलग बात है कि ललित के पंवार समिति का गठन किया गया है नए जिलों की समीक्षा से संबंधित। अब उसकी रिपोर्ट आएगी, कब आएगी, क्या होगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा, फिर तब की तब देखेंगे भाई। अभी तो जो आर्थिक समीक्षा में हमारे सामने बात आ गई वही हमारे लिए सही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये कोई निजी क्षेत्र का नहीं है। समझ में आई ना बात सारी। यहां पर बस एक तसल्ली के लिए एक स्टार डाल के लिख दीजिए, ललित के पंवार समिति। ललित के पंवार समिति लिखिए। राजस्थान के 17 नए जिलों की समीक्षा से संबंधित, राजस्थान के 17 नए जिलों की समीक्षा से संबंधित, जो 17 नए जिले बने हैं। देखो बेटा, ऐसे ही होती है चीजें। ये आपसे पूछ लेगा अशोक गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन किया गया, तो 17। ठीक है ना, ये एक ऑथेंटिक आंकड़ा आ जाता है, क्योंकि हम कंफ्यूज होने में 19 में भी हो जाएंगे। लेकिन देखो, कॉमन सी चीज है, पहले 33 से 17 जोड़ दिए तभी तो 50 बने, तो 17 नए हैं ये। क्लियर होगी बात सारी। एक बात और मैंने यहां पर एक नई देखी, नई ये मैंने देखी, उन्होंने क्या कहा, ये कहा कि स्वास्थ्य, लिखते जाओ, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार। ठीक है ना, ये भारत सरकार का मामला है, उसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, यहां इन्होंने एक आंकड़ा दिया है, वो आप बहुत, मेरी नजर में वो अच्छा आंकड़ा है। 1 मार्च
2024 को राजस्थान की जनसंख्या, इसको मेरी नज़र में लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे बच्चे। ये इन्होंने बताई है लगभग 8.19 करोड़, लगभग 8.19 करोड़। और यहां ब्रैकेट में आप लिखोगे अनुमानित, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है, आप जानते हो, अनुमानित है। लेकिन आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये बात आई है कि 1 मार्च 2024 को राजस्थान की जनसंख्या 8.19 करोड़ हो गई है अनुमान के आधार पर। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि 1 मार्च 2024 को राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी। अब आप गच्चा खा जाओगे, कहोगे यार ये तो सर ने तो जनगणना वाला पढ़ाया था। ऐसे आइए, तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में आया है, ठीक है ना। लेकिन यदि आपसे ये कह दें, जब नीचे नीचे आप देखोगे फिर ये आंकड़ा दे रखा है, जब वो लिस्ट देखोगे तो उसमें ये आंकड़ा है, लेकिन वहां स्पष्ट किया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़। अब ये दो क्वेश्चन है, अलग अलग है। 6.85 करोड़, चले आइए। आप जानते हो कि राजस्थान है ये नॉर्थ पोर्शन होता है, ये साउथ पोर्शन होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है ना। फिजिक्स नहीं, ये आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ बातें हैं जो इसके अंदर नई आई है वो बताने जा रहा हूं। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है ये है 826 किलोमीटर, ये आप सब जानते हो। और पूर्व पश्चिम कह दो, चाहे पश्चिम से पूर्व कह दो, ये है आपकी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। वैसे भी खूब पूछते हैं ये, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, ये है। ज्योग्राफी में भी इसको हम पढ़ेंगे। कई बार इसका जोड़ पूछ लेते हैं, दोनों का प्लस करके बताओ, ये भी आया हुआ है, ध्यान रखना, ये दोनों का प्लस आया हुआ है ये। लेकिन यहाँ मैंने आपके आर्थिक समीक्षा में, जब पिछली आर्थिक समीक्षा से मैं तुलना करता हूँ तो कुछ चीज़ें मैंने नई पढ़ी है यहाँ। उसने क्या कहा है, इधर देखो, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो दक्षिणी सिरा है, ये वाला राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, आप जानते हो इसके नीचे गुजरात है, ठीक है ना, यहाँ गुजरात है। और यहाँ जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर एक कच्छ की खाड़ी मिलेगी, है ना, कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना। वैसे आप जानते हो कि कच्छ की खाड़ी का क्या रोल होता है, ये वाला इंडिया की जब बात करते हैं तो ये कच्छ की खाड़ी होती है, और ये क्या होती है, खंबात की खाड़ी, और नीचे ये क्या है, अरब सागर, समझते हो ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपके लिए लिख रहा हूँ कि ये इधर कच्छ की खाड़ी है और इधर क्या है, ये अरब सागर है। ऐसे ही है ना सारी। उसने एक बात बताई है यहाँ पर
उसने कहा है कि राजस्थान के दक्षिणी सिरे से, राजस्थान के दक्षिणी सिरे से कच्छ की खाड़ी की दूरी कितनी है? एक दूरी बताइए, किलोमीटर में बताइए उसने। ये पहली बार मैंने आर्थिक समीक्षा में देखा है। और ध्यान रखना, ये पहली बार में देखते हैं ना, तो फिर जब ये क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आता है, ये भी मेरा अनुभव है। दूसरा उसने एक आंकड़ा दिया है, उसने कहा है कि राजस्थान के दक्षिणी सिरे से अरब सागर के बीच की दूरी कितनी है? बनाइए इसका। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कच्छ की खाड़ी की जो दूरी है, ये है लगभग 225 किलोमीटर, लगभग 225, सवा 200, 225 किलोमीटर है। और ये जो है ये लगभग 400 किलोमीटर है। ये मेरी नज़र में बेटा इंपॉर्टेंट है। अरब सागर से राजस्थान के दक्षिणी सिरे की दूरी 400 किलोमीटर है और कच्छ की खाड़ी की दूरी जो है ये आपके 225 किलोमीटर है। ये मोस्ट है, ध्यान रखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये नया आया है, इस बार नई चीज आई है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे ये जनसंख्या वाला ये आंकड़ा नया आया है। समझ गए मेरी बात को? देखो, ये कई मायने से इंपॉर्टेंट होता है। किस मायने में इंपॉर्टेंट होता है, मैं क्यों बता रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इस मायने में होता है क्योंकि देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, चक्रवात आते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं, ठीक है ना भाई। अरब सागर से अभी एक नाम भी आया था, अरब सागर से एक तूफान आएगा, हालांकि वो रह गया, वो आया नहीं, धीमा रह गया था। लेकिन यहाँ दूरी पूछने का मतलब ये होता है कि यहाँ जो साइक्लोन आएंगे इस साल के अंदर, उसका राजस्थान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो उस इफेक्ट की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब हमारे सामने वो दूरी हो, तभी कर सकते हैं। तो शायद इसका यही उद्देश्य रहा हो, इसको आंकड़ों को देने का, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, 225 और 400, ठीक। चलिए, एक मैंने इसके अंदर और बात नहीं देखी, इसने 4 जिलों के नाम दिए और उसमें ये कहा कि हमारे राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी है। बहुत शानदार क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी योजना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्मार्ट सिटी योजना, तो 4 स्मार्ट सिटी है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितनी स्मार्ट सिटी है? 4 है। कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है, आप समझते हो। नई लाइन से लिख दीजिए, राजस्थान में स्मार्ट सिटी 4, राजस्थान में स्मार्ट सिटी 4 है। लिख दीजिए, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये रच बस जाना चाहिए आपके। राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है, स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब सुविधाएं वहां पर आसानी से मिल जाती हैं। रेलवे, सड़क हो गई, इनकी कनेक्टिविटी क्या है, आसान है। लोगों को ज़रूरत का सामान आसानी से मिल जाता है, फैसिलिटी अच्छी है, शिक्षा के संबंध में अच्छी है, स्वास्थ्य के संबंध में अच्छी है, ठीक है, और आसानी से मिल जाती है, सहज तरीके से मिल जाती है, उसको हम स्मार्ट बोलते हैं। कई लोग इसका अर्थ ये निकाल देते हैं कि स्मार्ट का मतलब इंटरनेट से जुड़ा। इंटरनेट से तो पूरा भारत जुड़ा हुआ है, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, और दबा के जुड़ा हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है। मतलब बात ये होती है कि स्मार्ट का मतलब होता है एकदम से, कहते हैं ना यार बड़ा स्मार्ट आदमी है ये, अपने तो खैर यही सोचते हैं कि सुंदर दिख रहा है, जबकि इसका मतलब ये ना, स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, एक तरीके से चालाक होता है, त्वरित गति से जो काम करता है, एकदम से काम हो जाता है। पता लगा आप किसी, जैसे अपने जाएं, अपने जो ज़िले हैं, आपका ज़िला जैसे करौली है, हमारा गंगानगर है, हालांकि वैसे ठीक है, सभी आजकल होने लग गए हैं,
लेकिन उतना त्वरित गति से नहीं होता है। आज भी यदि आपके ज़िले में कोई, भगवान ना करे, कोई बीमार हो जाए, हमारे ज़िले में कोई, भगवान ना करे, कोई बीमार हो जाए, तो उसको यही कहते हैं भाई इसको जयपुर ले जाओ, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ सुविधाएं ज़्यादा अच्छी है, तभी तो बोलते हैं। और सुविधाएं की वही क्या है, वही स्मार्ट सिटी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और आपकी राजधानी वगैरह दे रखी थी कि राजधानी जयपुर है, ये देखो बेटा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ये चीज़ें। अब देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, जैसे जन्म दर भी मैंने आपको बताई है, मृत्यु दर भी मैंने आपको बताई है, शिशु मृत्यु दर भी मैंने आपको बताई हुई है, मातृत्व मृत्यु दर भी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट ही करूँगा क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं बात करने जा रहा हूँ कार्य सहभागिता की, या तो आप ऐसे कीजिए, जो टेबल है उसी के आधार पर कर लेते हैं। ऐसे लिखिए, महत्वपूर्ण सूचक, महत्वपूर्ण सूचक, महत्वपूर्ण सूचक। आइए देखिए, साक्षरता है, जनसंख्या है या जनसंख्या घनत्व है, ये अपनों ने जनगणना 2011 में आपको मैंने करवा दिया था, आपका पेपर भी ले लिया, वो हो गया। यहां मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर। चले, आइए देखिए, एक तो आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि ये किस ईयर की है, ईयर की, ये पता होना चाहिए। ध्यान रहे ये 2011 की है ये, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद कोई जनगणना नहीं हुई थी। कार्य सहभागिता दर, आइए देखो। अब देखिए, दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए, ये होती क्या है, होती क्या है। वैसे तो देखो, नाम से देखोगे ना तो ही पता लग जाएगा। वह दर जो हमें ये बताती है कि उसमें उनकी कार्य में कितनी सहभागिता है, मतलब कौन कार्य करते हैं, मतलब जनसंख्या का वह प्रतिशत, देश कह दो चाहे राज्य कह दो, वो एक ही बात है, मैं चाहे देश इस्तेमाल कर लो, तो किसी देश की जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसका उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान होता है, मतलब जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना, उसको हम कार्य सहभागिता दर कहते हैं। तो एक परिभाषा लिख दीजिए, लिखिए, किसी देश की जनसंख्या का वह प्रतिशत, किसी देश की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो उत्पादन प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस, जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है, उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है। उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है। चले, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला ये होगा कि टोटल जनसंख्या, चाहे आपको राज्य की निकालनी है तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा में कार्यबल, कार्यबल का मतलब होता है वर्क फोर्स, ठीक है ना। वर्क फोर्स को सामान्यतः कौन सा माना जाता है, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग, ये वर्क फोर्स सामान्यतः ये होता है। आप जानते हो 60 पे रिटायर हो जाते हैं, अब कई भाई 65 पर भी होते हैं, कई 70 पर भी होते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है। ये कार्यबल होता है। यदि आप ये ऐसा करते हो तो फिर ये आपकी कार्य सहभागिता दर निकल जाती है। अब देखिए, जो राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है ये है 43.6%, ये है 43.6% है ये। अब ये आपकी एक महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए।
आप सोचिए कि 50% से भी कम जनसंख्या कार्य सहभागिता में है। 43.6% जनसंख्या, ये आप ये कह सकते हो कि ये दर है कार्य सहभागिता। आपसे पूछ लेगा राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी है, 43.6%। ठीक है, ये कम चांस होते हैं कि आपसे ये पूछे कि कार्य सहभागिता क्या होती है। एक जो नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये है कि आपसे क्या कहता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन बताऊं, आपके राजस्थान के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आया, लिखना नहीं है, बस उस क्वेश्चन की क्वालिटी को समझिए। भारत व राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। अब ऑप्शन बना के दे दिए, उल्टा टेढ़ा करके दे दिया उसने, ऐसे। थोड़ा सा पिछले सालों में जाओगे तो ज़्यादा तंग नहीं करता था, राजस्थान की साक्षरता दर बता दीजिए। अब क्या करने लगा, वो इंडिया के साथ कंपेयर करने लग गया। हालांकि तरीके से यदि एक भी पड़ी होगी ना तो कम से कम 2 ऑप्शन तो काट ही दोगे, 2 ऑप्शन तो काट ही दोगे, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। अब भारत की जो कार्य सहभागिता दर है यह है 39.8%। 39.8%। चलें, आइए। अब दूसरा हमारे पास जो है सूचक वो है जन्म दर। जन्म दर ऑब्वियसली बात है, बच्चे की बात करेंगे, ठीक। ये जन्म दर जो है 2020 के संदर्भ में है, ध्यान रखें, 2020 के संदर्भ में है जन्म दर। चलें, अब जन्म दर मतलब कितने जन्म हुए वो बात है। अब ये जो है ये है आपकी 23.5 राजस्थान की, 23.5। अब थोड़ा सा ध्यान से रखना है आपने, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है, लिख दीजिए, प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। तेईस 23.5 है इसकी यूनिट है, प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। चलें, अब देखिए यहां तो देखिए ये आंकड़ा तो इंपॉर्टेंट है ही कि राजस्थान की जन्म दर कितनी है, 23.5, नो डाउट। लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो राजस्थान की जो जन्म दर निकाली जाती है वो कितनी पर निकाली जाती है, कितनी जनसंख्या पर निकाली जाती है। तो वो कहते हैं प्रति हजार, प्रति 10,000, ठीक है, प्रति लाख, ऐसे देता है वो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मातृत्व मृत्यु अनुपात के संबंध में आ चुका है, वो प्रति लाख होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो यूनिट जनसंख्या के आधार पर, प्रति हजार जनसंख्या पर। मध्य वर्ष इस बार जुड़ा है, वो इसलिए जुड़ा है क्योंकि बीच में आर्थिक समीक्षा आई है, इस कारण से। और लिखना हमें मध्य वर्ष ही रहेगा, क्योंकि आपके किस तरीके से वो क्वेश्चन दे दे उसका भरोसा नहीं है इस मायने में। अब भारत की जो जन्म दर है वो है 19.5। भारत की जो है ये 19.5 है। हाँ जी, प्रति, हाँ, वो जन्म दर जो होगी वो इसी के आधार पर होगी, उसकी यूनिट एक, ये यूनिट होती है, ठीक है ना, ये इसको यूनिट बोलते हैं अपने। जैसे इसकी यूनिट क्या है, प्रतिशत, इसकी यूनिट प्रतिशत है, इसकी यूनिट क्या है, प्रति हजार जनसंख्या। आप मतलब जनसंख्या भी कह सकते हो। अब आ जाइए मृत्यु दर। मृत्यु दर 2020, जन्म दर और मृत्यु दर तो वैसी सेम होगी,
भाई सन सेम होगा, वैसे तो क्यों सेम सेम होगी भाई। आइए, ये जो है ये है 5.6 राजस्थान की, 5.6 प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। और भारत की जो है याद रह जाएगी आपको 6.0। अब मृत्यु दर तो देखो, अब किसी की भी हो सकती है, लेकिन अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। ये जो शिशु मृत्यु दर है ये भी 2020 की है। और राजस्थान की जो शिशु मृत्यु दर है ये लिख दीजिए आप, ये है 32। अब यहां आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहां जनसंख्या नहीं है, शिशु है, मतलब बच्चे की बात कर रहा है वो। तो ये होती है प्रति हजार जीवित जन्म। अब इन प्रकार की डिटेल मैंने आपको दी हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करने जा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। 32। चलो आगे देखो, दो आंकड़े आपके दिमाग में रहने चाहिए। वैसे तो जन्म दर भी पूछी जाती है, मृत्यु दर भी पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर ये ज़्यादा पूछी जाती है। आप कभी भी गौर करना, किसी भी स्टेट में गौर कर लेना, माँ और बच्चे के संबंध में योजनाएं बहुत बनती है, समझे ना, बहुत योजनाएं बनती है इसके बारे में कि माँ के लिए है, गर्भवती महिला होती है, आप घर से फ़ोन कीजिए वहाँ से लेके जाएंगे, आपको सुविधाएं भी देती है, पोषक पदार्थ भी देती है, बहुत सारी पता नहीं कितनी योजनाएं चलती है। तो गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान इस पर होता है, इसी कारण से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज़्यादा पूछते हैं कि राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो 32। ठीक, और भारत की जो शिशु मृत्यु दर है ये है 28। मातृत्व मृत्यु अनुपात, मातृत्व मृत्यु अनुपात, मैटरलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में कहना चाहो तो। चलें, अब इसका जो ईयर है ये 2 ईयर लेके चलता है, 2018 2020। 2000, बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कई बार, एग्जामिनर होता है ये 2018 2020 का है। अब अगली बार जब फरवरी 2025 में आर्थिक समीक्षा आएगी तो वहाँ लिखा जाएगा 2020 2022, ऐसे लिखा जाएगा, 2 का लेके चलते हैं। तो मातृत्व मृत्यु अनुपात जो राजस्थान का है ये 113 है। आगे ध्यान से लिखें, प्रति लाख जीवित जन्म। ये लाख वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने पर निकाला, मातृत्व मृत्यु अनुपात कितने पर निकाला जाता है, तो 1 लाख पर निकाला जाता है। 113 है राजस्थान का, तो 113 और 32 ये ध्यान रखना। 113 मातृत्व मृत्यु अनुपात है और जबकि शिशु मृत्यु दर जो है ये 32 है। ठीक है, और भारत की जो है ये बहुत कम है, भारत की है 97।
97। चले, आइए। छठा लिखिए, जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की आयु, जीने की आयु। अब इसका जो क्राइटेरिया है ये है 2016-20, लिख दीजिए 2016-20 है ये। अब यहाँ आपकी देखो चीज़ें यहाँ गड़बड़ी हो जाती है कई बार, वो 2018-20 है और ये 2016-20 है, मतलब 4 सालों का देखा जाता है। इसमें एज की बात होती है, तो इसमें राजस्थान की जो है 69.4, 69.4 वर्ष, इसकी इकाई वर्ष है। कहने का मतलब यह है कि औसतन राजस्थान का जो एक व्यक्ति है, निवासी है राजस्थान का, वो 69.4 वर्ष जीता है। 69 साल 4 महीने इतने तक जिएगा वो, कहने का मतलब ये है। तो देख लो अपना अपना हिसाब भाई। और भारत का जो है ये है 70 वर्ष। भारत का जो है ये 70 वर्ष है ये। चलिए जी, होगी बात क्लियर सारी। ये से अब देखो, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कार्य सहभागिता दर 2011 की है, और जितने भी आप बात करोगे जन्म दर, मृत्यु दर, ये 2020 का है। और जो शिशु मृत्यु दर की जब आप बात करोगे ये भी 2020 की है। जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर 2020 की है। और मातृत्व मृत्यु अनुपात जो है ये 2018-20 का है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 2016-20 का है। इन सब में जब आप गौर करोगे तो आप देखिए कार्य सहभागिता में राजस्थान भारत से आगे है, ओवरऑल भारत से आगे है। जन्म दर में भारत से आगे है, मृत्यु दर में पीछे है, कम मरते हैं यहाँ के लोग, ठीक है ना, बाजरा खाते हैं, करे क्या। शिशु मृत्यु दर में हम आगे हैं, और यहाँ पर मातृत्व मृत्यु में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं हम, और इसमें पीछे हैं। ये क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। 43.6, 39.8, हाँ इतना जरूर है भाई, 43 के आसपास है, इसको 39 इतना जरूर कह सकते हैं। लेकिन यदि आपके सब्जेक्टिव आता है तो लगभग आपको एक्यूरेट लिखना होता है, उसमें फिर आप ऐसे किंतु परंतु नहीं कह सकते। यदि सीधा कह दिया कि राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी है, ठीक है, काम चल जाएगा लगभग 43, लेकिन नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। पूरे तभी मिलेंगे जब 43.6% बताओगे और ये ईयर बताओगे, तब जाके होगा ये, ठीक है ना। ये है सारी चीज़ें। चलिए, ये हो गया। अब अपने इसमें अध्याय चालू कर रहे हैं, लेसन चालू कर रहे हैं। तो नए पेज से हेडिंग डाल दीजिए, पहला अध्याय है। पहले अध्याय का नाम है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। ये इसका नाम है, वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां। कभी नाम सुना होगा जीडीपी, है ना, उसी की बात होती है। जीएनपी, जीडीपी, उसके आधार पर ये चीजें होती है।
लिखिए, कुछ पहले पॉइंट लिख लो। राजस्थान में कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। आइए नई लाइन से लिखिए। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। आप इसको कह सकते हो जीएसडीपी। कई जगह आपको यदि राज्य घरेलू उत्पाद मिल जाए तो एक ही बात होती है। आप इसका पूरा नाम ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। आइए क्या होता है ये, इसके नीचे लिखिए, राज्य के विकास व आर्थिक उत्पाद को मापने वाला सबसे महत्वपूर्ण सूचक, सबसे महत्वपूर्ण सूचक। सबसे महत्वपूर्ण सूचक। अब ये डेफिनेशन क्या होती है इसकी, एक वित्तीय वर्ष में, फिनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी प्राइस, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। चले आइए, अब इससे संबंधित जो निदेशालय होता है, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, चले आइए। अब देखिए, देखो मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको। यदि हम इसको बांटें तो वैसे तो ये राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है ना। इधर देखो, लिखना नहीं है, एक बार राज्य घरेलू उत्पाद है। इसको हम 2 रूपों में देखते हैं,
एक होता है सकल, आप इसको ग्रोस कह सकते हो। एक होता है शुद्ध, इसको आप नेट कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है, जो स्थायी पूंजी का उपभोग होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सीएफसी, स्थायी पूंजी का उपभोग, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये इसके अंदर होता है, और ये क्या होता है, इसके अंदर नहीं होता है। बस इतना सा ही अंतर है, इतना से अंतर है। समझे ना बात को? तो आप इसके अंदर ऐसे लिख दीजिए, मैं आगे ये बाद में एक डायग्राम ये भी बना लेना। समझ गए क्या इसको? चलो मैं तरीके से बना दूंगा। इसमें लिख दीजिए, इसमें स्थायी पूंजी का उपभोग शामिल किया जाता है, इंक्लूड होता है। सीएफसी बोलते हैं इसको, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। स्थायी पूंजी का उपभोग इसके अंदर शामिल होता है। चले, देखिए इसमें इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी रखें। स्थायी पूंजी क्या है? स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, देखिए फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कैश, ये आपकी फिक्स है। ठीक है, लेकिन 2 मिनट रुक जाइए। मतलब एक ऐसी नगदी है, नगदी मतलब कैश, एक ऐसी नगदी जिसका इस्तेमाल या तो आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आपने शेयर मार्केट से शेयर खरीद लिए, म्यूचुअल फंड में लगा दिया। ठीक है, या आप क्या करते हो, कोई पूंजीगत उपकरण खरीदते हो, कैपिटलिस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो। कैपिटल पूंजीगत उपकरण क्या होता है? जैसे आपने कोई जमीन खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, खेत खरीद लिया, ये आपका क्या पूंजीगत उपकरण होता है, उसे ही हम स्थायी पूंजी बोलते हैं। अब उसका उपभोग सकल में तो शामिल है, लेकिन शुद्ध में शामिल नहीं होता है, शुद्ध में से उसको घटाया जाता है। जब हम इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग सिनेरियो होता है, उसमें डेप्रिसिएशन आता है, मूल्य ह्रास आता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर एक लिख दीजिए स्थायी पूंजी। इसमें लिखो, यह एक ऐसी नगदी होती है, यह एक ऐसी नगदी है जिसका इस्तेमाल लॉन्ग टाइम या पूंजीगत उपकरण को खरीदने में किया जाता है। लॉन्ग टाइम या पूंजीगत उपकरण को खरीदने में किया जाता है। चले, आइए अब मैं क्या लिख रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं? एनएसटीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें लिख दीजिए, इसमें सीएफसी को घटाया जाता है। लिख दोगे ना, सीएफसी क्या है, वो होगी बात सारी। सीएफसी को घटाया जाता है। अब यदि कुछ भी ना समझ में आए और आ गया होगा समझ में,
तो आप ये डायग्राम बना लेना। राज्य घरेलू उत्पाद होता है। यदि आप इसको सकल रूप में देखना चाहते हो, सकल मतलब ग्रोस, तो इसके अंदर प्लस सीएफसी होता है। और यदि आप इसको शुद्ध रूप में देखना चाहते हो तो माइनस सीएफसी होता है। बस ये है मेन बात। समझे मेरी बात को? तो आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे।